ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं सरकार, सियासत और समझौता की, क्योंकि आज मरुधरा की सियासत में बहुत कुछ अहम होने वाला है। मीटिंग्स के दौर हैं, आज तय किए जाएंगे जो सरकार है उसकी तरफ से कि किन मुद्दों को लेकर सत्र में जाया जाए। दूसरी तरफ विश्वास मत वाली बात भी होगी। बात अगर बीजेपी की करें तो किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कवायद होगी, और साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आज का दिन मरुधरा के अगर उस पर परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो गेस्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप ही के पास में वापस आऊंगी। राखी जी, जब मैं ब्रेक पे जा रही थी कई सारी बातें उन्होंने कही। आप कहते हैं भीलवाड़ा मॉडल, लेकिन सर एक बात तो ये है कि जब बाड़ेबंदी की शुरुआत हुई थी होटल फेयरमाउंट में, तो उस वक्त राज्य की अगर बात करें तो 24,000 से 25,000 मामले थे। आज आप देखिए कि मामले कितने बड़े हैं। हालांकि पूरे देश में ही अब 60 से 65,000 मामले आ रहे हैं, लेकिन अब देखना तो ये होगा, तय तो ये करना होगा कि किस तरीके से राज्य की जनता जो अपने विधायकों को अपने पास चाहती है वो उनके पास पहुंचे, उनके लिए काम करे, क्योंकि सरकार है जिसको चुना गया है, जनता की सेवा ने जनता ने चुना है। जी, आपने सवाल किया, उसका आधा जवाब तो आपने खुद नहीं दे दिया। आपने ये स्वीकार कर लिया कि पूरे देश के अंदर ही बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन ये सरकार संकट में आने की स्थिति आई थी, लोगों को हम इकट्ठा करके और जोड़ रहे थे, उस समय पर हम हिंदुस्तान के अंदर तीसरे, चौथे और 5 जो बड़े वो थे कोरोना के स्टेट, उनमें से एक थे। आज हम 11 के बाद हैं। पूरे देश के अंदर हमारी रोगियों को ठीक करने की जो रेट है वो बहुत ऊंची है, मृत्यु दर हमारी बहुत कम है। हमें इस बात को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छे काम में जब मदद मांग करके मुख्यमंत्री ने साफ दिल से कहा है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे बीटीपी हो, सबको आगे बढ़ करके इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। वो सहयोग ले रहे हैं, फिर हमें इन मुद्दों के ऊपर बजाय उसके सहयोग करने की बात की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारे सारे विधायक अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए थे, निरंतर बात हो रही थी, निरंतर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में सरकार पूरी तरह फैसले ले रही थी। महेश जी, देखिए एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन अब जो एक दो खेमा बढ़ चुका था, हालांकि अब साथ में जरूर आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो ये समझ रही है ना कि तमाम चीजें भी उनके सामने सब कुछ सच है। जनता को कैसे महसूस होगा कि जो तमाम विधायक है वो उनके लिए काम करेंगे, ना कि गुटों में बंटकर अपनी सोच के लिए और अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करेंगे? ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, ये तत्कालिक परिस्थिति है। इससे पहले भी ये जितने भी विधायक गए हैं, ये पहले कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ में मिलकर के काम कर ही रहे थे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। ये आपको ज्यादा से ज्यादा 10-5 दिन के अंदर लग जाएगा। अभी थोड़ा सा मानसिक रूप से परितप्त है। एक वर्ग अपने आप को ये मानता है कि हम निष्ठावान थे, दूसरे वर्ग ने हमारे साथ बीजेपी के साथ मिलकर के ये किया, नंबर गेम नहीं बना इसलिए वापस आ गए। ये थोड़ा सा एक वो है, लेकिन ये आने वाले दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? उसका कारण है कि हमारा नेता एक है, राहुल गांधी है। नेहरू परिवार पे हम पूर्णतया आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब नेता एक है, विचार एक है, सिद्धांत एक है, तो कोई ताकत नहीं है जो हमको दूर दूर कर सके। राखी जी, देखिए, नेता एक है, सिद्धांत एक है, विचार एक है, लेकिन कहीं ना कहीं सतीश पूनिया तो अभी ये कह रहे थे कि बिल्कुल वैचारिक जो मतभेदता है वो नजर आई है, कोई जो लीडर है वो नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आरोप तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं जो महेश जी कह रहे हैं उससे। देखिए, 31 दिन के अंदर नेशनल लीडरशिप जागा। अगर विचार एक होते, सिद्धांत एक होते, तो मुझे लगता है इतना लंबा समय नहीं लगता इनको पैच करने में। आप ये जानते हैं कि इतना टाइम लगाना, जो नेशनल लीडरशिप है उसकी कैपेबिलिटी पे तो हमेशा से सवाल रहे हैं और सवाल रहेगा, क्योंकि वो पालकी से नीचे उतरते नहीं है और ये लोग हमेशा उनके पीछे जाकर के, और जिस तरह का लोकतंत्र इनकी पार्टी में है, मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि बड़ी पार्टी को इस तरह की चीजों को नहीं फॉलो करना चाहिए। उनको इतना समय क्यों लगा, मैं पूछना चाहती हूँ। जब अच्छा राखी जी, आप यहीं से अपना जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल काउंटर क्वेश्चन ये है, आप उसका भी आंसर दे दीजिए मुझे कि कई बार सवाल ये भी उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे बहुत लेट आई, उनका ट्वीट बहुत लेट आया, वो उतनी एक्टिवली नजर नहीं आई। इसका भी तो जवाब आप लोगों को देना होगा। खुशबू जी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। अगर आप डे फर्स्ट से ले लास्ट तक जो नेशनल लीडर, आरोप प्रत्यारोप तो मैम लगातार लगते रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। डे फर्स्ट से लेकर के डे लास्ट तक आपने इनके स्टेटमेंट देखे तो पहले दिन इन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल मुद्दा है, इन्होंने आखिरी दिन भी नेशनल लीडरशिप ने ये कहा कि हमारा इंटरनल मुद्दा है और हम लोग इसको सुलझा लेंगे। इनका अंदरूनी मामला था और लगातार इन्होंने बीजेपी पे जो प्रहार किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि इनकी अंतर्कलह को
जनता के सामने से उसको उस विषय को थोड़ा भटकाना चाहते थे और इसीलिए सब कुछ हुआ। ठीक है, हमारी पार्टी में राखी जी, ठीक है, आप यहीं से एक सवाल। अच्छा ठीक है राखी जी, मैं इसी पर एक सवाल मेरा होगा, मैं वापस आप ही के पास आऊंगी, कुछ सवाल मेरे हैं आपसे। चलिए राखी जी, जो सवाल मैंने किया उसका आप जवाब दे रही थी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। देखिए, जिस तरह के ऑफर्स की आपने बात की खुशबू, ऑफर्स तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पहली किश्त पहुंची, दूसरी किश्त पहुंची, जनता पूछना चाहती कि कौन कौन सी किश्तें कहां से पहुंची हैं, क्योंकि सिर्फ हवाई बातें थी। ये उसी तरह का यू टर्न है जैसा कि एसओजी के अंदर एफआईआर दर्ज करा के एफआर लगाने का काम किया गया। हमारी तरफ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां से हमने शुरुआत की, हमारी विचारधारा को रखने वाले और हमारे साथ आने वाले जनाधार वाले नेताओं का हमेशा से स्वागत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जहां तक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफर नहीं था और इनकी इंटरनल प्रॉब्लम से आपने सचिन पायलट जी 2 दिन से मीडिया के सामने आए भी हैं, आपने लगातार उनके स्टेटमेंट सुनेंगे। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। तो बार बार जब वो कह रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं। राखी जी, चलिए इन सबसे परे एक बात ये भी है कि आज हाईकोर्ट में एकल पीठ जो है वो भी फैसला सुना सकती है, इस पर किस तरह की राय रखती हैं आप और क्या लगता है कि वहां क्या कुछ होगा, क्योंकि हालांकि अब इसके राजनीतिक मायने थोड़े कम जरूर हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से न्यायालय के अंदर ये पूरा मैटर जो है विचाराधीन है, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो गलत काम यहाँ पर हुआ है उसके प्रति हमको विश्वास है पूरा कि हमें सफलता मिलेगी और जिस तरह से ये विलय पहले भी हुआ अभी भी हुआ, इसको गलत साबित किया जाएगा आज। महेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो मसला है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उस पर देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, टिप्पणी कही नहीं जा सकती, क्योंकि अब धीरे धीरे वो समय भी पास आ रहा है, हो सकता है फैसला आ जाए एकल पीठ का। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, फैसला भी करीब करीब साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी एक खूबी ये है थैंक यू कि वो कांग्रेस से जो लोग नाराज है उनकी पैरवी करने, उनकी तरफ से प्रवक्ता बनने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे खुशबू जी, मैंने कोई बात ऐसी नहीं की है। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, तो जनरल बात कीजिए ना। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा राखी जी, आप उसके ऊपर आपने कोई बोला भी नहीं है और मैं बोल कभी पैरवी करेंगे। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। भारतीय आप पूरे राजस्थान ने देखा है विगत दिनों कि सचिन पायलट जी थे, पूरी बीजेपी उनकी प्रवक्ता हो रही थी, मायावती जी है। अरे भाई, आप ये तो देखो कि मायावती जी आपके कौन से वैचारिक रूप से आपके मित्र हैं, उनकी तरफ से नहीं, मैं खुशबू जी पूछ रहा था, स्टेटमेंट बताएं, ये कंप्लीट कर ले, बताएं रिप्लाई लूंगी राखी जी, ये कंप्लीट कर ले, फिर आप ही के पास आऊंगी, आप पूरी तफ्तीश से अपनी जवाब को रखिएगा। जी महेश जी, मायावती जी की ओर से इनके विधायक जी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। मायावती जी के साथ इनका यूपी में क्या अनुभव रहा, वो भी ये सोचें और बताएं। पूरी देश की जनता ने देखा है इन सब चीजों को। तो ये तो क्या है, स्वाभाविक रूप से हर उस आदमी को अपना मित्र मान लेते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है। ये तो इनकी महेश जी देखिए, अनुभव तो हमने तब भी देखा जब सपा से कांग्रेस मिली थी और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स राजनीति में आते रहते हैं, वो तो हमने हमेशा ही देखा। लेकिन हमारे जो मिले उनमें जो कमिटमेंट रहा, कांग्रेस उसके ऊपर हमेशा खरी उतरी है। इनकी तो 5 साल की दोस्ती थी, 2.5 साल में टूट गई। राखी जी जवाब दीजिए, राखी जी जवाब। देखिए, जिस तरह के स्टेटमेंट्स की ये बात कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहूंगी बताएं ना, 2-4 स्टेटमेंट एग्जांपल दे। ऐसे हवाई बात करने से कुछ नहीं होता है। आप जबरदस्ती एलिगेशन लगा दो और अपनी बात से अलग हो। आप पूछे ना इनसे क्यों बाड़ाबंदी करी गई, वापस क्यों लेके गए, रस्सियां पकड़ के क्यों लेके गए, अभी भी क्या श्योरिटी है कि आगे चल के इनके बीच में सामंजस्य बैठेगा। जहां तक ये लोग बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि शिवसेना और कांग्रेस का जो मेल है उसकी बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं हमारे बीएसपी और बीजेपी के मेल की। आप देखिए किस तरह से कर्नाटक के अंदर इन्होंने जेडीएस के साथ में मिलकर के सरकार बनाई, वहां पे किस तरह से इन्होंने आपस में गालियां बोल बोल के इलेक्शंस लड़े थे आपस में। तो इस तरह की बात मुकेश जी ठीक नहीं रहता। आप जब भी कोई बात कहें उसके तथ्य के आधार पे कहें तो जनता मानेगी बात की, क्योंकि आपने अभी तक पूरे सीन के अंदर सिर्फ हवा में बात करी है। यहां तक कि एजेंसी का इस्तेमाल भी सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की राजनीति के लिए किया है। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर ये मामला गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा या तो इस्तीफा दें या मामले का पटाक्षेप करें। कोई ना कोई एक डिसीजन तो होना ही चाहिए। यहाँ पर जनता पूछना चाहती है किस किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने। मैं तो विद एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, आप बताइए ना कोई उदाहरण कि हमने ये कहा, बताइए आप मुझे जरा कि किस किस समय कहा
किस दिन ऐसा कहा हमने कि सचिन पायलट जी हमारी तरफ है? किस दिन हमने ऐसा कहा कि सचिन पायलट जी सही है गलत है? हमने कभी ऐसी बात नहीं कही। हम सिर्फ तभी जवाब देते हैं जब हमारी तरफ उंगली उठाई जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी को इसमें बिना बात बीच में लाया जाता है तभी हम इस बात को कहते हैं। अदरवाइज हमारा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता से है हमें, जिनको की इस पूरे टेन्योर के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिल्कुल। तो राखी जी, कहीं ना कहीं ये भी होगा कि अब जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो सत्र से अच्छी जगह तो कोई होती नहीं जहां जनता के मामलों को उठा सके। तो हम ये माने कि जब सत्र में बीजेपी पहुंचेगी तो सिर्फ हंगामा नहीं होगा, वहां पर बातों को रखा जाएगा और कई सवाल दागे जाएंगे सरकार से, जो काम नहीं हुए उन पर आप लोग बात उठाएंगे। निश्चित तौर पे खुशबू जी, अगर विधानसभा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको अपनी बात रखने का मौका मिलता है और उसका पूरा इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जनता की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उसको 100% एक विपक्ष में रहते हुए हम इसको बहुत पूरे पुरजोर तरीके से उसमें रखने की कोशिश करेंगे और 100% सरकार को भी कटघरे में खड़ा करके जवाब मांगे जाएंगे कि क्यों हुआ ऐसा कि इतने दिनों तक आप बाड़े में बंद रहे और जनता को ये परेशानी जो झेलनी पड़ी अपनी वादों से। इनफैक्ट अभी की नहीं बात कर रही मैं, अगर मान लो इन्होंने जब इलेक्शंस हुए, जिस मैनिफेस्टो के साथ में ये चुनाव में आए थे, उस मैनिफेस्टो के बहुत सारे जो इनके वादे थे वो भी पूरे नहीं हुए, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, उसमें भी घेरेंगे। यही से आऊंगी महेश जी आपके पास, आप ही से रिप्लाई लूंगी इन तमाम सवालों का जो राखी जी कर रही हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। हम अपने दर्शकों को बता दें जिस मसले की बात लगातार हम कर रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी निजाम बता भी रहे थे कि 10:30 बजे के बाद सुनवाई होगी और लगातार इस मामले पर भी नजर बनी हुई है। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, उम्मीद है कि आज फैसला कुछ ना कुछ आ सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी खबर से जल्द वापसी करेंगे। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ मीटिंग्स का भी बताया जा रहा है कि जल्द ही शुरू होने वाली है। हालांकि वक्त क्या है कांग्रेस की तरफ से ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से पूरी देखी जा रही हैं और कल से विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होनी है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौर जी हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी नेता है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही महेश पुरोहित जी, कांग्रेस विचारक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश पुरोहित जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी तो ये कह रही है कि एक गुट का क्लियरेंस तो दिल्ली से हो गया, लेकिन दूसरा गुट जाने की तैयारी है दिल्ली में ही। निश्चित रूप से जो 32 दिन में जो कुछ घटा है वो पूरे राजस्थान ने देखा है। तो कुछ लोगों की भावनाएं आए तो ये वो अपने विचार अगर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएं तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इन्होंने अपनी भावनाएं अवगत कराई है वो अपनी भावनाएं करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका। केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला सुना दिया है, उनके विचार सुनेंगे, जो कहना है वो करेंगे। बाकी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस एक जगह वापस आ गई है। केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो कोई बात ही नहीं। महेश जी, लेकिन ये तो पहले भी आप लोग सारी चीजें कहा करते थे कि नहीं ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये लड़ाई तो खुलकर सामने आ गई थी। अब ऐसे में इस बात की क्या श्योरिटी कि आगे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हमारा नेता एक है, सिद्धांत एक है, विचार एक है, उसके बाद अब ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। इनको जो भी अपनी प्रॉब्लम, नेता ही तो आपके दो अलग अलग हो गए थे, कोई किसी को नेता मान रहा था, कोई किसी को नेता मान रहा था और इसीलिए तो बाड़ाबंदी करनी पड़ी। देखिए, ये तो प्रदेश स्तर पर है। हमारे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, नेहरू परिवार से पूरी कांग्रेस प्रतिबद्ध है और उनके हर आदेश को बिल्कुल स्वीकार करते हैं और ये फैसला भी उन्होंने ही किया है, तो इसलिए उसको नहीं मानने की कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक सवाल प्रदेश स्तर पर, यह कोई पहली बार कांग्रेस में नहीं हुआ। कांग्रेस में समानांतर दो लोग के ग्रुप हमेशा चलते रहे। आप देख लीजिए, सुखाड़िया जी के ज़माने में जयनारायण जी व्यास और मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। जोशी जी के टाइम पर शिवचंद्र जी माथुर और हरदेव जोशी जी थे। जगन्नाथ पाडिया जी के टाइम पर राज बहादुर जी और जगन्नाथ पाडिया जी थे। फिर उसके अलावा जगन्नाथ पाडिया वर्सेस हरदेव जोशी जी थे। तो ये समानांतर चलता रहा है, कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के मुंह में लड्डू खुशक हो गए कि उन्होंने देखा कि हमारे पास राज की नाव, बड़ी तड़फड़ाहट थी कि राज में कैसे आए, तो इसलिए उन्होंने उनको कुछ ज्यादा संरक्षण दे करके अपनी बात करने की कोशिश की। बाकी अब बाकी सब बात ठीक है। राखी जी, खेल बिगड़ गया क्या आप लोगों का? वो तो कह रहे हैं कि छोटे मोटे झगड़े थे और ऐसे तो बहुत पहले से चलते रहे हैं। देखिए, खेल किसका बिगड़ा है वो जनता ने देखा है और ये अभी विधानसभा के अंदर भी इनकी ये जो यूनिटी जिसकी ये बात कर रहे हैं वो भी नजर आएगी। जिस तरह से अभी आपसे पहले मुझसे पूछा गया था कि विधानसभा में हंगामा ऐसा ना हो कि इन्हीं के दो गुट करने लग जाएं,
इसका भी कोई वो नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, जिस तरह से संवाद की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत लेट कर दिया इन्होंने संवाद स्थापित करने में। दिल्ली में अगर संवाद स्थापित करना था, अभी तो एक पार्टी मिलकर आई है, दूसरी पार्टी ने समय लिया है, फिर कोई ना कोई इशू क्रिएट होगा। तो कंफ्यूजन जो है ना वो इधर ही है, हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक बात ये करते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन की, मैं तो याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान में नहीं, आपकी पार्टी में पूरे देश में डिससैटिस्फैक्शन है। आपकी पार्टी को लगातार आपकी विचारधारा को छोड़ते हुए आ रहे हैं और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है इनका नेशनल लीडरशिप, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इनको। चाहे एमपी की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, लोग बाग लगातार इनको छोड़ के जा रहे हैं। और वो छोड़ना सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये परिवार सक्षम नहीं है इस पूरी पार्टी को कंट्रोल करने में, और इसीलिए संवाद स्थापित करने में इतना समय लग गया। अब दूसरी पार्टी गई है, वो बात करेगी, तो विधानसभा में कहीं ऐसा ना हो कि इनके गुटिया आपस में झगड़ा करने लग जाएं। लेकिन गुटबाजी की चीजें तो आपकी पार्टी से भी उभर कर सामने आ रही थी, विधायकों की शिफ्टिंग की गई, उसमें भी एक राय नहीं थी। देखिए, एक राय वाली बात ही, बार बार जो बात आती है विधायकों की शिफ्टिंग की, मैं कहना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की कार्यप्रणाली रही, इन्होंने अपने विधायकों के साथ साथ ही निर्दलीय जो विधायक थे उन पे भी एक प्रेशर टैक्टिक्स लगाया, एसओजी के माध्यम से, पुलिस प्रशासन आप कहते हैं कि ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि आप लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, यही पता नहीं। एक बार मेरी बात पूरी होने देंगे तभी मैं अपनी बात पूरी रख पाऊंगी। देखिए क्या है, जिस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है हमेशा रही, आपने देखा कि किस तरह से निर्दलीय विधायकों पे और अपने विधायकों पे भी इन्होंने केस मुकदमों के जरिए, एजेंसीज के जरिए दबाव बनाया। इस बात की पूरी आशंका थी हमें भी कि हमारे विधायकों को भी इस तरह से डराया जाएगा। आप, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, एक निर्दलीय विधायक है खुशवीर सिंह जी, उन पर एक दिन पहले मुकदमा होता है और अगले दिन वो जाकर के मुख्यमंत्री से मिलते हैं। क्या इन सभी सीन से आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का इस्तेमाल दबाव की राजनीति करने के लिए करेंगे? इसीलिए हमने अपने कुछ विधायकों को वहां शिफ्ट किया, क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनको मानसिक तनाव ना हो, इसकी बात की जिम्मेदारी भी हमारे संगठन की है और इसीलिए ये शिफ्टिंग की गई। इनका कार्यप्रणाली देखकर, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, उसको देखकर ये शिफ्टिंग की गई। राखी जी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी जो कहते हैं कि अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल करती हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं, आप कह रही हैं कि लोकल एजेंसीज जो हैं वो दबाव बना रही हैं, वो डरा रही हैं, धमका रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इन दोनों बातों का मैं जवाब दूंगी। पहले ईडी पर आ जाती हूँ। ईडी के लिए आपने कहा, ईडी का कार्रवाई जो है वो पुरानी कार्रवाई, पहले तो पुराना केस था और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ में ईडी आती है। ऐसा नहीं है कि अगले दिन हमने कर दिया। वो एसओजी की तरह नहीं है कि एक दिन हमने एफआईआर लगाई, थोड़े दिन बाद मालूम चला कि यार इस धारा में तो केस दर्ज नहीं होना था, इस पे एफआईआर लगा दो। तो आपने दोनों एजेंसी की काम करने का तरीका और रिजल्ट भी देखा, किस तरह से केस दर्ज हुए और किस तरह से एंड रिजल्ट हुआ। तो दिखता नहीं है, साफ है कि कौन से किन्हों ने एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया। एफआईआर लगाई, उसके बाद में कहा कि नहीं यहाँ तो केस बनता नहीं था, गिरफ्तारी की, सेंट्रल मिनिस्टर तक पहुंच गए ये लोग उनकी वॉइस सैंपल लेने के लिए। तो इस हद तक पहुंच गए, जबकि इनको आइडिया नहीं था। क्या वरिष्ठ अधिकारियों को ये आइडिया नहीं था कि इस धारा के अंदर केस नहीं बनेगा? एफआईआर लगाई गई उसके ऊपर। तो पूरी तरह से दिखता है अपन को कि किस तरह से ईडी और किस तरह से एसओजी का इस्तेमाल हुआ। ईडी अपना पुराना एक रिकॉर्ड के साथ में, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ काम करती है और उसी तरह से इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। महेश जी, देखिए, ये तो इनका विचार है, बाकी पूरी राजस्थान ने देखा है, ईडी का पूरे देश ने देखा है। अलग अलग स्टेटों में जब जब भी इनके ऊपर कभी जरा सा संकट आया तो इन्होंने ईडी का, सीबीआई का, इन सबका, आईटी का, इन सबका इन्होंने कितने इत्मीनान के साथ में उपयोग किया है। और ये इनकी आदत में करने के बाद भी यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए, ईडी का जो हुई, ईडी की यहाँ पे कार्रवाई हुई, देश के अंदर सिर्फ यही नहीं हुई है, देश के 4 राज्यों में 13 जगहों पे हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान को अटैक किया है। तो ऐसा आप इस तरह, लेकिन राखी जी, लेकिन ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जब भी कुछ होने वाला होता है तभी ईडी आ धमकती है, सीबीआई की टीम आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, छापेमारी चलने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम करती हैं, कोई गलती होगी तो पकड़ा जाएगा और डरे वही जो गलती करता है। अगर आपने गलती नहीं की तो क्यों एजेंसीज का आपको डर लगता है? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना? नहीं, अगर आप कानून से चल रहे हैं, नहीं लगता। तो फिर कर्नाटक के दरमियान में इन्होंने कुमार स्वामी के यहाँ किया, फिर क्या हो गया आज तक? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक डराने और धमकाने की राजनीति जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज आप सत्ता पक्ष में हो सकते हो, कल आप भी विपक्ष में हो सकते हो, लेकिन ये हिंदुस्तान की परंपराएं नहीं रही हैं और आप उनको कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देश की जनता तो देख रही है, बाकी उससे उत्पीड़न से कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सन 1977 में जब कांग्रेस पहला चुनाव हारी इस देश के अंदर, उसके बाद अगर इंदिरा गांधी जी को 1978 में पीड़ित नहीं किया जाता, उन लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रख करके चुनी हुई उनकी सदस्यता को संसद के अंदर से समाप्त नहीं की जाती, तो शायद देश के अंदर कांग्रेस इतनी तेज गति के साथ में
2.5 साल बाद सन 80 के अंदर वापस सरकार में आ गई। तो आपको उत्पीड़न के लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं कि भगवान करे आपको बुद्धि देता रहे, ऐसे ही करते रहो, ताकि देश की जनता ये देखे कि आप खड़े कहाँ हो, आप कैसे लोगों को, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। तो मैं तो इसके लिए महेश जी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हुआ वो भी जनता ने देखा। लोकतंत्र की 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हुआ था, वो सब कुछ भी जनता ने देखा है। 5 साल चलनी थी सरकार और ये अभी चलेगी भी आगे, ऐसा आप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैसेज तो गया है ना जनता के बीच। देखिए वो भी देखा है जनता ने कि कौन लोग उसमें पार थे, कौन लोग इनकी सुरक्षा कर रहे थे, कौन लोग होटल प्रोवाइड करा रहे थे। एसओजी की टीम जाती है, उसको मिलने तक, अंदर तक नहीं जाने दिया जाता। होटल में बताया जाता है कि ये यहाँ थे ही नहीं, यहाँ रजिस्टर खाली पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ देखा है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, और बहुत अच्छी तरह से बेनकाब हुए हैं ये लोग। अब ये कहने को कुछ भी कहे कि इनका अंदरूनी मामला था, अरे भाई संरक्षण कौन दे रहा था, तो वहाँ ऐसा क्या हो गया था जो 200 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर ड्यूटी पर थे। कोई इन बातों का जवाब तो दे, कोई जवाब नहीं देना चाहता, केवल अपनी लिपापोती करना चाहते हैं, जो जनता के सामने फेस सेविंग करना चाहते हैं कि इनके अंदर का मामला था। अरे भाई परिवार का मामला था, निमट गए आप। अब तो कम से कम ये रखो कि ठीक है चलो निपटा लिया। इनको बड़ी पीड़ा हुई इस बात से, वो वापस परिवार में क्यों आ गए। राखी जी, पीड़ा हुई क्या आप लोगों को? क्योंकि जितना दर्द यहाँ पार्टी को नहीं हो रहा था उतना दर्द तो आप लोगों को लग रहा था। आत्मसम्मान की लड़ाई तो आप लोग लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था सचिन पायलट की। देखिए लड़ाई इन लोगों की थी संरक्षण की। जहां तक ये बात कर रहे हैं, संरक्षण तो इनकी पार्टी देती ना। इतने ऐसे लोगों को पार्टी में रखते क्यों है कि इनको कहीं जाने की संरक्षण की जरूरत पड़ती, क्यों उनकी बातचीत सुनी नहीं जाती, क्यों नहीं उनको समय पर एड्रेस किया जाता, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। जहां तक ये हमें बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर कहीं पर भी कहीं भी सिरे से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जहां तक इन्होंने पीड़ा की बात की, तो पीड़ा तो जनता की है। जिन्होंने सफर किया है इस पूरे एपिसोड के अंदर, वो राजस्थान की जनता ने है। वो ठगासा महसूस कर रही है कि किस तरह के लोगों को हम लोगों ने ले जाकर के विधानसभा में बिठा दिया, सचिवालय में बिठा दिया, जो आपसी झगड़े, और निश्चित तौर पे आगे चल के भी ये झगड़े निमटने वाले नहीं है। जिस तरह की दरारें हुई हैं, जिस तरह के डायलॉग्स का आदान प्रदान हुआ है, उसके बाद साथ काम करना सच में एक बहुत मुश्किल काम होगा। जनता भी समझती कि इस तरह से आपस में एक दूसरे को गालियां देने के बाद जनता की सुध लेने का कोई काम नहीं होगा। 2.25 साल में भी आपसी खटास में, आपसी झगड़ों में निकाला, और आगे का समय भी उसी में ही निकलेगा। लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी तो मायने रखता है ना, तो वहां विपक्ष में भी एकता नहीं है, वहां पर भी गुटबाजी दिखती है। देखिए ये सिर्फ परसेप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बनाया वही है ना, आरोप आप उन पर लगा रही हैं, तो वो लोग भी यही बोलेंगे। नहीं, लेकिन आरोप का तथ्य मेरे पास तो आधार है आरोप का। मैं तो कह रही हूँ हर बात को आधार के साथ में, तथ्यों के साथ में पेश कर रही हूँ। मेरे पास स्टेटमेंट्स है हर एक के। आप बताइए ना कौन सा, क्या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप हम पे डाउट कर रहे हैं। आप बताइए ना कौन सी चीज ऐसी हुई। बहुत सारी चीज है। बताइए। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे सीएम बनना चाहते थे, उसी को लेकर आपसे खींचतान था। देखिए जब अपन राजनीति में होते हैं, मौके का फायदा उठा रहे थे आप लोग भी। देखिए जब आप पॉलिटिकल, हम लोग हैं अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम अपना सीएम बनाएंगे। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे राखी जी, यही तो कह रही हूँ कि मौका मिलता है, आप लोग विपक्ष में रहते हैं लेकिन सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कॉमन सेंस है ये। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम आना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसी के लिए इतना काम करते हैं। लेकिन एक चुनी हुई सरकार को गिराएंगे आप इस तरीके से? देखिए हमारा इसमें रोल नहीं है, गिर अपने आप रहे हैं, अपने आप ठोकर खा रहे हैं, अपने ही द्वारा रखे गए खड्डों में गिर रहे हैं। ये इन्होंने इनके खोदे हुए खड्डे, उन्हीं में ये गिर रहे हैं। उसके बाद हमें ब्लेम करना कहां तक ठीक है? जहां तक विपक्ष की बात है, तो एक एक्टिव विपक्ष का प्रेशर ही था कि इन्होंने पिज्जा, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता बनाने की जगह पे कैबिनेट की मीटिंग जो है फेयरमाउंट होटल में करी। उससे पहले 20 दिन आपने भी देखा कि लगातार फोटोग्राफ्स कौन सी आ रही थी, इनका ताश खेलते हुए, कैरम खेलते हुए, स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए, योगा करते हुए फोटो आ रही थी। हमारा ही प्रेशर था। अच्छा, ये तो एंजॉयमेंट के लिए चीजें कर रहे थे, लेकिन आपने तो धार्मिक यात्रा पर ही भेज दिया था। यात्रा पे भेजा था 2 दिन के लिए। 31 दिन का कंपैरिजन मैम 2 दिन से आप कर नहीं सकते हैं। वो तो और दिनों तक भी रखना पड़ जाता अगर ये सब चीजें होती नहीं, और अगर बैक टू पवेलियन नहीं आते और सब कुछ ऑल इज वेल की बात नहीं की जा रही होती। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर इस तरह की दबाव की राजनीति और पुलिस प्रशासन का उपयोग करके मुकदमा दर्ज कराएंगे आप, मैंने खुशबीर सिंह जी का एग्जांपल आपको अभी दिया, इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो बचने के लिए हम जाएंगे नहीं क्या? क्यों नहीं जाएंगे बताइए आप जरा। जिन पे प्रेशर का रखता है अपन को कि अंदेशा है, ये मानसिक तौर पर उनमें दबाव बना सकते हैं, उनको हम लेके जाएंगे। बिल्कुल राखी जी, और साथ ही साथ महेश जी, आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अब
और चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही पूर्व एएजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिनव शर्मा जी। अभिनव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल अमित गोयल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और उम्मीद आज इस बात की है कि एकल पीठ आज ही फैसला भी सुना दे। आपको क्या लग रहा है, क्या संभावना? बहुत खुशी की बात है, फैसला आना ही चाहिए। और हमें लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से बसपा का विलय कर दिया गया वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और निश्चित रूप से हाई कोर्ट का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हमारे मदन दिलावर जी की तरफ से याचिका लगी उनके पक्ष में आएगा, बसपा की तरफ से याचिका लगी उसके पक्ष में भी आएगा। और मैं समझता हूँ कि या तो जो विलय हुआ है उसको रद्द किया जाएगा और जो भी कोर्ट निर्णय करेगा सब उसका स्वागत करेंगे। अभिनव शर्मा जी, कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं बीजेपी वाले और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अब राजनीतिक मायने इसके ज्यादा रह नहीं जाते अगर कुछ भी फैसला आया उसके बाद भी। हाँ, ये तो बात आपकी एक हद तक ठीक है, क्योंकि अब ये एक तरह से एकेडमिक डिस्कशन रह गया है बेसिकली विद द गिवन सर्कमस्टांसेस। और अभिनव जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी आज की तारीख में एक गिवन सर्कमस्टांसेस में एक एकेडमिक डिस्कशन ज्यादा रह गया है। अभिनव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अभिनव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित गोयल जी, लेकिन आज आप लोगों की भी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और एक एक करके हम देख रहे हैं कि तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं। अभी तस्वीरें भी हमने दिखाई कि केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर। क्या आगे की रणनीति सेट होने जा रही है? किस तरीके से मुद्दे उठाए जाने हैं? कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र चलता है उससे पहले विधायक दल की बैठक हमेशा होती है, तो ये एक रूटीन बैठक है, हमेशा ही होती आई है। लेकिन इस बार कुछ विशेष रहने वाला सत्र है, ये सत्र कुछ विशेष रहने वाला है। पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं किस तरह से राजस्थान की सरकार मौज मस्ती में होटलों में बंद है और राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। कांग्रेस के घर में लगातार सर फुटअव्वल है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, बदचलन, भ्रष्टाचारी, बीजेपी से मिला हुआ, पता ही ना जाने क्या क्या शब्द उन्होंने उनके लिए अलंकार के रूप में कहे हैं। और कांग्रेस के परिवार की जो कलह इस विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गई थी वो खुलकर पूरे राजस्थान की नहीं देश की जनता के सामने आ गई है। और किस तरह के हल्केपन की राजनीति, हल्के आरोप, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा करना, बार बार एसओजी को उनके बयान लेने भेजना, बाद में एसओजी का उन मुकदमों को वापस ले लेना, फिर उन मुकदमों को एसीबी में ट्रांसफर कर देना, और वो जिनके ऊपर मुकदमे हैं उनका चुपचाप रातों रात आके मुख्यमंत्री से मिलना। क्या चल रहा है ये सब? कुल मिला के कहने का मतलब आप लोगों ने भी तो सीबीआई का डर दिखाया था। देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के ओछे हथकंडों में विश्वास नहीं करती। अगर कोई भी इनपुट होता है, कोई जानकारी आती है, उसके आधार पर सरकारी एजेंसी कार्रवाई करती है। दिव्या जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता चलिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन वसुंधरा राजे को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वो दिल्ली में मौजूद थी, तमाम नेताओं से उन्होंने बातचीत की थी, मुलाकात हुई थी, और अब जयपुर में आज जो ये बैठक होनी है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बीजेपी विधायकों की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ये तस्वीरें एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंच चुके हैं और फिलहाल ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो प्रदेश की सियासत में आज का दिन काफी अहम है और दोनों तरफ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक तरफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, माना जा रहा है कि उस पर भी आज फैसला आना है, लेकिन उससे पहले देखिए स्वागत का सिलसिला जारी है। और आपको याद होगा कि जो कुछ भी चल रहा था उसको लेकर वसुंधरा राजे की चुप्पी को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आखिरी दौर में वो एक्टिव नजर हो गई थी और इसी वजह से वो दिल्ली भी पहुंची थी, तमाम नेताओं से बातचीत हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि बाड़ेबंदी शुरू हो गई थी बीजेपी के विधायकों की और सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन अब देखिए, जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है उसके बाद बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। अमित जी, मैंने आपको टोका था, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है और इनके परिवार की जो स्थिति है वो एक शेर है। शेर तो ये है कि अपने कहावत है, मान लीजिए आप, कि छोरा छोरी राजीर क्या करेगा काजी।
लेकिन यहाँ पर तो यह कि छोरे छोरे में नाराजी और क्या करेगा काजी। काजी मतलब कांग्रेस का आला कमान। जिस तरह की सिरफुटबॉल कांग्रेस पार्टी में हो रही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जिन्हें उप मुख्यमंत्री कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए तो भविष्य तय करेगा, लेकिन वो वहाँ कांग्रेस हो रही है या हो रही थी? हाँ, मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस आला कमान से वो मिलकर आए, उसके बाद जिस तरह के उनके बयान आए, जिस तरह से अशोक गहलोत के खेमे के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से अभी भी अशोक गहलोत खेमे के विधायक अलग फेयरमाउंट होटल में है, सचिन पायलट गुट के विधायक अलग खेमे के अंदर है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से अविश्वास की सरकार है। कई नेता दूर दूर थे, आज तो पास लग रहे हैं, सब एक ही साथ मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, ऐसे ही वो लोग भी करेंगे। दिव्या जी एक बात बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का आप मुझे बयान दिखा दीजिए कि जिन्होंने ऐसा बयान दिया हो जिससे ये साबित होता हो कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में फूट है। देखिए, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी यही सिमिलैरिटीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कि कई झगड़े ऐसे होते हैं जो अंदर खाने चल रहे होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। खाने का आप कैसा अनुमान लगाते हैं आप जाने। कांग्रेस वालों के अंदरूनी झगड़े बाहर आ गए तो इसलिए आप जोर शोर से उठा रहे हैं आप। देखिए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का अगर आप बयान बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम है। हमारा तो पूरी पार्टी एक परिवार है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और इस तरह खुलकर आरोप लगाना नकारा, निकम्मा, बदचलन, भ्रष्टाचारी, बिका हुआ, किस तरह की राजनीति हो रही है कांग्रेस पार्टी में बताएंगे? तो ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना है। वो एक शेर है कि वो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो लड़ाई उनके घर में है और बार बार आरोप, झूठे आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार विधानसभा सत्र में जवाब देना है और जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने भी की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, वो बात अलग है। चलिए, अभिनव शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिनव जी, आज एकल पीठ में सुनवाई चल रही है, बहुत मुमकिन इस बात की है कि आज ही फैसला भी आ जाए और ये कहा जा रहा है क्योंकि आधे दिन का अवकाश भी है हाईकोर्ट में। क्या उम्मीद करें, क्या संभावना आपको लग रही है? क्योंकि आज भी कपिल सिब्बल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, स्पीकर के अपने अधिकार हैं। बिल्कुल, उनका कहना ये है कि धारा 6 के तहत जहां पर मर्जर की बात आती है तो वो मर्जर एक जो स्पीकर की पावर्स हैं उसके तहत एक तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, एक मिनिस्ट्रियल एक्शन होता है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वहीं बसपा की ओर से कहा जा रहा है कि 2 घंटे से बहस की जा रही है स्पीकर की ओर से, हमें समय नहीं मिल रहा, आप हमारे इंटरिम एप्लीकेशन पर डिसाइड कर दें। तो उनका स्पीकर का कहना ये है, जो कपिल सिब्बल साहब आर्ग्यू कर रहे हैं, कि आज कोर्ट जो है वो ये आदेश नहीं दे सकते, नहीं कोई हाई कोर्ट। और उन्होंने ये तक भी कहा है कि जितने भी हाई कोर्ट्स ने आज दिन तक ऐसे कोई फैसले किए या इंटरफेरेंस किया है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए हैं। तो उनका ये कहना है कि कोर्ट के अंदर कोई भी प्रकरण में स्पीकर की कार्रवाई जो है वो 212 आर्टिकल है संविधान का, उसके तहत निर्बंधित है। कोर्ट उसको देख नहीं सकते, एग्जामिन नहीं कर सकते। और वो इसलिए एग्जामिन नहीं कर सकते कोर्ट उस चीज को क्योंकि जो स्पीकर की कार्रवाई है वो सदन के अंदर हुई हुई कार्रवाई है और वहां पर केवल मर्जर का था। और उनका ये बार बार कहना है कि अगर संपूर्ण बसपा के विधायकों ने पॉलिटिकल सुसाइड कमिट किया, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मर्ज कर लिया अपने आप को, तो ऐसे में बसपा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाग करके कोर्ट के सामने नहीं आ सकते और कोर्ट में आकर के वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब देखिए हम इस प्रक्रिया के अंदर जो है वो हमें हमारी चुनौती आपके सामने है, जो एक्शन स्पीकर को लेना है उसके ऊपर डिसीजन जो स्पीकर को करना है वो डिसीजन जो स्पीकर का है वो डिसीजन कोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि बसपा को पहले स्पीकर के सामने अप्रोच करना होगा, वहां जाकर के ये कहना होगा कि हमारे ये विधायक दल के मेंबर्स थे, इन्होंने डिफिक्शन किया है और इनके डिफिक्शन के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। जब तक वो एक्शन नहीं होता है तब तक ये एक्शन कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो उनका एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है जिस पर कोर्ट को निर्णय करना है। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने कांग्रेस की सदस्यता उन्हें दे दी, इसका मतलब ये है कि विधानसभा में बैठने की व्यवस्था है उनके। वो ये कहते हैं कि स्पीकर का निर्णय कि एक सदन के दल में 2/3 लोग, अगर संपूर्ण विधायक दल आ गया या 2/3 लोग आ गए और उन्होंने किसी सदन के अंदर जाने किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करी है, उसमें विलय किया है कि हम इनके साथ मिलकर के काम करें। उन्होंने मणिपुर का उदाहरण दिया, वो मणिपुर का उदाहरण देते हुए उनका ये आरोप तर्क है कि वहां पर तो जो व्यक्ति दूसरी पार्टी से चुनाव जीत करके आया और उसने जैसे ही सदन में शपथ ली विधायक के रूप में, उसको अगले दिन मंत्री बना दिया गया। तो वो सदस्य किसी और पार्टी का था और मंत्री किसी और पार्टी के सरकार की ओर से बन गए हैं। तो ऐसे उन्होंने तर्क दिए हैं और उनका यह कहना है कि इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर जबकि स्पीकर ने अभी केवल एक प्रशासनिक निर्णय लिया है, स्पीकर क्या कर सकते थे? अगर कोई कहता है कि मैं सदन में इस तरफ ना बैठ करके उस तरफ बैठना चाहता हूं और हम सब ये निर्णय कर रहे हैं कि हमें वहां बैठने दिया जाए, तो स्पीकर ने कहा ठीक है आप बैठ जाइए, इस दल की बजाय उस दल में जाकर के बैठ जाइए, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। और कॉन्सिक्वेंसेज के लिए वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन की याचिका आनी चाहिए, दल बदल के तहत एक याचिका लाई जानी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई है। और उनका यह कहना है कि अगर उसको तकनीकी रूप से खारिज कर दिया
दिया है भारतीय जनता पार्टी की याचिका को, तो न केवल बसपा को बल्कि बीजेपी को, दोनों को ही फ्रेश सिरे से स्पीकर के सामने जाकर के दल बदल के कानून के तहत जो धारा 4 है, जो शेड्यूल 10 का जो क्लॉज 4 है, उसके तहत डिफेंस वो स्पीकर्स के सामने उस वक्त वो बीएसपी एमएलए लेंगे और इन दोनों पार्टियों को, बसपा को और बीजेपी को, दोबारा से वहां पर जाकर के एक याचिका देनी चाहिए दल बदल की, जिस पर नीतिगत निर्णय किया जा सके। अब ये सवाल कोर्ट के द्वारा किया गया कि भाई देखिए, आज बसपा का तो वहां पे कोई सदस्य दल नहीं है और बार बार ये कहा जाता है, कानून का प्रावधान ये है कि जो 10 शेड्यूल के तहत एंटी डिफिक्शन की कोई कार्रवाई होगी सदन के अंदर तो वो कोई भी सदस्य कर सकता है। अब जब बीएसपी का कोई मेंबर ही नहीं बचा राजस्थान की इस 15वीं विधानसभा के अंदर, तो वो कौन उसको चुनौती देगा? तो चुनौती देने के लिए बसपा की ओर से तो कोई सदन में है ही नहीं। तो ऐसे पे उनका ये तर्क है कि भाई ये बात बिल्कुल सही है, कोर्ट की एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उन्होंने कहा भाई पॉइंट ऑफ लॉ तो है, लेकिन हम इसको आर्ग्यू नहीं करना चाहते, पर बसपा एक बार जाकर के स्पीकर के सामने अपनी याचिका तो पेश करे और यदि स्पीकर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, खारिज नहीं करते हैं, तो उसके बाद कोर्ट में आकर के ये कहें कि हमें वहां पर एक एंटी डिफिक्शन की कानून की तहत याचिका पेश करने का मौका दिया जाए। और ये बात एक हद तक थोड़ा गले उतरने वाली बात है। तर्क जो है वो एक न्यायसंगत नजर आता है एक स्टेज पे कि जो कोर्ट की कार्रवाई है और जो विधानसभा की कार्रवाई है, देखिए इसके अंदर एक बॉर्डर लाइन है और ये बॉर्डर लाइन कोर्ट्स ने भी और विधानसभा ने भी, या हम कहें कि संसद ने भी समय समय पर लांघी नहीं है। अगर कोई निर्णय स्पीकर के द्वारा, या चाहे वो स्पीकर विधानसभा में हो, चाहे वो माननीय लोकसभा के स्पीकर हो, तो ऐसे में जब निर्णय कोई शक्ति संविधान के तहत एक अथॉरिटी को दी गई है तो वो आदेश उसी को देना होगा। एंटी डिफिक्शन कानून पे, यानी कि आप कह रहे हैं कि उसका रिव्यू नहीं हो सकता? करेक्ट। एंटी डिफिक्शन कानून पे जो अंतिम निर्णय होगा वो निर्णय जो है वो केवल स्पीकर करेंगे, लेकिन जब तक वो अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अभिनव जी, उस निर्णय का रिव्यू जरूर हो सकता है, निर्णय का रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, कोर्ट उसका रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले आदेश आने की आवश्यकता है। जब तक फॉर्मल आदेश या उसके अंदर कोई पारित नहीं होता तब तक उसका रिव्यू किया नहीं जाता। यानी कि बारीकी से एक एक चीज को देखना होगा। लेकिन अभिनव जी, ऐसी बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो पेंडिंग है। अलग अलग राज्यों का अगर हम देख लें तो वहां बहुत सारी याचिकाएं हैं जो लगाई गई हैं मर्जर को लेकर ही, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो वो क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, ये बात भी कोर्ट के सामने आज आर्ग्यू हो रही। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो प्रकरण है ये अपने आप में देश की न्यायिक इतिहास के लिए भी, और न केवल न्यायिक बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के लिए भी एक अपने आप में यूनिक केस है। और ये यूनिकनेस जो है वो गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, इन सभी स्टेट्स को देखते हुए एक यूनिकनेस क्रिएट करती है, क्योंकि अब न्यायपालिका के सामने, ये हम अभी तो एसबी की बात करें, सिंगल बेंच की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के सामने याचिकाएं लंबित है, वहां जाएगा। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक विषय कोर्ट के सामने आज पेंडिंग है कि एंटी डिफिक्शन कानून यानी दल बदल विरोधी कानून जो बना हुआ है 10 शेड्यूल, उसमें 2 बातें कही गई हैं। एक बात यह है कि सदन से बाहर मर्जर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। तो आज जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्पीकर को सदन के बाहर क्या हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। सदन के अंदर यदि 2/3 लोग उसी पार्टी के, जिस दल का बाहर विलय हुआ है, उस दल के लोग अगर कहते हैं कि हम इस दल से एक्स दल से वाई दल में जाना चाहते हैं, तो स्पीकर को उसको मानना ही पड़ेगा। स्पीकर अगर 2/3 लोग कह रहे हैं तो मानने के लिए बाध्य है। लेकिन वो जो 10 शेड्यूल का क्लॉज 4 है, जो मैंने बहुत पहले आपकी डिबेट्स में आपके चैनल पे कही थी कि ये 10 शेड्यूल का क्लॉज 4 जो है, जिसमें कहा जाता है कि 2/3 लोग बदल सकते हैं, ये दल बदलने की अनुमति नहीं देता है। ये कानून का वो प्रावधान है जो एंटी डिफिक्शन याचिका जब आएगी, यानी दल बदल विरोधी याचिका आएगी और उनको कहा जाएगा कि आपने दल बदला इसलिए इनकी सदस्यता निरस्त की जाए, उस वक्त उनके डिफेंस के रूप में काम आएगी। और ये उस वक्त कोर्ट को या स्पीकर को देखना होगा कि क्या 10 शेड्यूल के क्लॉज 4 के तहत ये लोग डिस्क्वालिफाइड हैं अथवा नहीं। और उस स्टेज पे ये देखा जाएगा कि पार्टी का स्प्लिट हुआ है या नहीं। ये जुडिशियल एक्शंस के अंदर या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कैसे एग्जामिन किया जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है बंटवारा हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टी टूट चुकी है, एक्स पार्टी टूट के वाई में मिल गई है, ये निर्णय करने की शक्ति संविधान ने स्पीकर के ऊपर छोड़ी है। और 10 शेड्यूल पूरा स्पीकर की पावर है, जो स्पीकर सदन में है विधानसभा के लिए या स्पीकर है संसद के लिए, इन स्पीकर्स के ऊपर ये पावर छोड़ी गई कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यदि सदन के स्पीकर को अलग तरीके की पावर दी गई है संविधान के जरिए, और इसी का जिक्र भी वहां अधिवक्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल खास मेहमान लगातार हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों।